वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय राहुल चौधरी। बेटा आज हम 12वीं क्लास के एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जहां हम पता करेंगे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान कितना है। तो उस चीज के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये चीज क्लियर कर लेनी चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति क्या होती है। अगर हम वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति के बारे में बात करते हैं तो हमें कुछ याद आना चाहिए कि हमने कभी निरक्षीय स्थिति को पढ़ा था। वो निरक्षीय स्थिति हमने जब पढ़ी थी, जब हमने पिछले वाले पार्ट में जब वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा था कि द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान, तो वहां भी हमने दो स्थितियां पढ़ी थी। एक हमने अक्षीय स्थिति पढ़ी थी, एक हमने निरक्षीय स्थिति पढ़ी थी। तो वही अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति, तो वैद्युत विभव की अक्षीय स्थिति के बारे में बात हम पहले कर चुके हैं पिछले वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति के बारे में। तो जब हम वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति के बारे में बात करने वाले हैं तो हमारे पास कोई भी एक वैद्युत द्विध्रुव होगा ए बी, जिसको नाम दिया जाएगा, जिसके ए पर हमने मान लिया -q रखा गया है और बी पे हमने मान लिया +q रखा गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि हर बार हमें आवेशों के मध्य की दूरी 2l लेनी पड़ती है ताकि हमारे लिए कुछ कैलकुलेशन आसान बन जाए। अब हमें क्या करना है, इसके मध्य बिंदु यानी द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से लगभग r दूरी पर, लगभग क्या उसको जो दूरी हमारे पास होती है P पॉइंट हम लेके चल रहे होते हैं, जहां हमें वैद्युत विभव पता करना है। तो वो P पॉइंट जो है इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर है, यहाँ हमें विभव पता करना है। तो हमें विभव पता करने के लिए हर बार आवेश की दूरी हमें बिंदु P से पता होनी चाहिए। जब हमें मध्य बिंदु हमने लिया था, टोटल दूरी 2l थी, तो ये वाली दूरी जो होती है ये इधर भी l बन जाती है और इधर भी l बन जाती है। अगर हम देखो वो सब चीजें हमारी यहाँ वही है, एक यहाँ लिख लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जब निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हमें वही चीज करनी है कि माना हमारे पास एक कोई भी वैद्युत द्विध्रुव है जिसमें -q आवेश जो है बिंदु ए पर रखा गया है, +q आवेश बिंदु बी पर रखा गया है। आवेश द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक पॉइंट P है जहां हमें वैद्युत विभव पता करना है। तो वैद्युत विभव जब हमें पता करना है तो हम देखेंगे बिंदु P की A से दूरी, A से दूरी का मतलब है हम यहाँ -q वाले आवेश से दूरी पता करना चाह रहे हैं। जब हम -q वाले आवेश से दूरी पता करना चाह रहे हैं तो हम देखेंगे ये लंबवत ऊपर की ओर होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय वाली स्थिति यहाँ बनेगी। तो AP की वैल्यू वही सेम वैल्यू वही हमारी BP के बराबर भी होगी। ठीक है, तो A से भी होती है और B से भी होती है, यानी -q वाले आवेश से भी होती है और +q वाले आवेश से भी होती है। तो AP और BP दोनों दूरियां बराबर होती है, इसको नाम देते हैं √r² + l²। पाइथागोरस जो है थ्योरम जो होती है उससे हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद हमने बिंदु आवेश के कारण एक वैद्युत विभव वाला फॉर्मूला पढ़ा था, तो उसके अकॉर्डिंग जब हम इसमें बात करेंगे कि भाई ये क्या कह रहा है, तो हम पता करेंगे बिंदु P पर आवेश -q के कारण विभव, आवेश -q के कारण विभव। जब हम इसकी बारे में बात कर रहे होते हैं कि विभव कितना होगा, तो विभव के लिए हमें क्या करना है, वही फॉर्मूला लगाएंगे। VA मान लेते हैं क्योंकि ए वाले की वजह से है, तो क्या बन जाएगा 1/4πε0। के क्या है, कोई भी परावैद्युतांक है जो किसी भी माध्यम के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो 1/4πε0 -q अपॉन √r² + l²। ये हमारे पास -q वाले आवेश के कारण हो गया। अब हम पता करेंगे +q के कारण। जब हम +q के कारण पता करेंगे तो B हो जाएगा, यानी B पर रखा गया आवेश हमने मान लिया है, उसकी वजह से हम पता कर रहे हैं। तो कितना बन जाएगा 1/4πε0 k q, यहाँ हो जाएगा r² + l²। देखो दोनों में कितना अंतर है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस। अब हम जानते हैं कि अगर हमें कहीं भी कुल विभव पता करना होता है तो वैद्युत विभव एक अदिश राशि, हमें उसका बीजगणितीय योग करना होता है। अगर कहीं भी नए टर्म पता कर रहे होते हैं तो V बराबर क्या हो जाएगा, VA + VB, यानी 1/4πε0 k - q
अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट में रहेगा ये, अब प्लस 1/4 पाई क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देख रहे होंगे कि दोनों टर्म जो है बराबर है, नेगेटिव, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर जो नेट विभव हो जाता है वो शून्य हो जाता है। यानी किसी भी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में कुल वैद्युत विभव जो होता है वो शून्य होता है। तो यहीं से एक प्रश्न हमारे सामने और निकल के नया आ जाता है, जो अक्सर करके कई बार एग्जाम्स में आया है कि सिद्ध कीजिए, प्रूफ करिए इस चीज को कि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है। तब भी हमें यही बात करनी है, और हम देख पा रहे हैं जब हमें वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान ज्ञात करवाएगा तब भी हम यही चीज करेंगे। तो कोई भी, अब देखो यहाँ आवेश से कोई मतलब नहीं, कई बार क्या करेगा हमें कंफ्यूज करने के लिए आवेश बहुत बड़े कर देगा और कहेगा कि भाई वैद्युत विभव का मान बता दो निरक्षीय स्थिति में। तो आवेश कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान हमेशा शून्य ही होता है। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।